तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों फिर लेके आए हैं भूगोल सब्जेक्ट का एक टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं मानसून। क्या कहते हैं? मानसून। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। और मानसून कहते किसको हैं? तो मानसून उसे कहा जाता है कि ऐसा बादल जिसमें बारिश होने की संभावना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। यानी ऐसा बादल जिसमें बारिश होने की संभावना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मानसून कहेंगे। ठीक है। यानी सब बादलों से वर्षा नहीं होती है। आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं। जिन बादलों में नमी रहती है, जो बारिश का पानी लेकर आते हैं, जलवाष्प लेकर आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के मानसून के विषय में। ठीक है। तो भारत के मानसून के विषय में पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों को जानना होगा। पहली बात तो यह है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो आप दक्षिणी पश्चिमी मानसून को देखेंगे, लौटता हुआ मानसून देखेंगे और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले बारिश को देखेंगे। यानी एक ही वीडियो में सारे मानसून संबंधी सारा टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो पहला चीज तो यह है कि आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। दूसरा चीज यह है कि अगर आप मानसून पढ़ने जा रहे हैं तो इसके पिछले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है पर्वत का, क्योंकि मानसून आपको तभी समझ में आएगा जब आपको भारत के पर्वतों की स्थिति आपको पता होगा, लोकेशन पता होगा, कौन सा पर्वत श्रृंखला या कौन सा पर्वत कहां पर स्थित है। तो वो मैं उम्मीद करूंगा कि वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पर्वतों की स्थिति समझ लेते हैं। अच्छा, पर्वत क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप समझिए कि अगर कोई ये बादल है, ये आ रहा है और बीच में अगर ये पर्वत है, तो पर्वत इसको क्या करता है कि अपने ढाल के सहारे ऊपर उठा देता है और ऊपर उठा के बाउंडर बना के संगनन करके यहाँ पे बारिश करा देता है। ये पर्वतों की स्थिति है। अगर पर्वत ना हो तो उत्तर भारत में हमारा वर्षा ही ना होगा। ठीक है। तो पर्वतों का लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पर्वतों का लोकेशन कि कौन सा पर्वत कहां कहां पर है। तो पिछले वीडियो में एक मैं जल्दी बता दे रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये है काराकोरम, लद्दाख। ये काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, ये पीर पंजाल, ये धौलाधार, और ये आपका हो जाएगा बृहद हिमालय। ठीक है। और उसके बाद जो है इसके बीच में मध्य हिमालय होता है, बृहद हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। ठीक। तो ये हो गया ऊपर के। ये आपका गिर पर्वत, गुजरात राज्य में है गिर पर्वत, और ये राजस्थान एरिया में आपका है अरावली पर्वत, और मध्य प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से में है विंध्याचल पर्वत, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर वाले हिस्से में है आपका सतपुड़ा, और ये आपका है मैकाल पर्वत, ये है राजमहल की पहाड़ी, और ये ताप्ती नदी आती है। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेके और नीलगिरी पर्वत तक ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक। और ये टूटा फूटा, क्योंकि कृष्णा, गोदावरी और अन्य नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो इस पहाड़ को क्या कर दी है? जगह जगह काट दी है। तो मैंने 2 ही 3 बनाया है, कई जगह कटा हुआ। तो इसको यहां से लेके मतलब बंगाल की खाड़ी से लेके और नीलगिरी पर्वत पर इसको पूर्वी तट बोला जाता है। ठीक है। ये कई जगह कटा हुआ है। ठीक। अब चलेंगे पूर्वोत्तर भारत में। तो ये डाफला, मिसमी, अमीर और पटकाई गुम, 4 पर्वत इधर है अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिसमी, अमीर, पटकाई गुम। और ये मेघालय, मेघालय में है गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। समझ में आ गया? ये पर्वतों का लोकेशन है, आप देख चुके होंगे। ठीक। अच्छा, कुछ तटों के बारे में जान लीजिए। ये आपका है ताप्ती नदी यहां गिरती है। ठीक है। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेके गोवा, ये गोवा राज्य है, तो गोवा तक के इस तट को, ये जो तट है यहाँ का, इस तट को हम लोग कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। और गोवा से लेके और यह यहां तक, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार। यानी कर्नाटक और केरल का जो हिस्सा है इसको मालाबार तट बोलते हैं, और महाराष्ट्र और गोवा का हिस्सा यहां तक गुजरात तक कोंकण तट बोलते हैं। ठीक। ठीक इसके विपरीत में जो पूर्वी घाट में आएंगे तो ये आधा हिस्सा इसका यहां से बोला जाता है कोरोमंडल तट, यानी कि तमिलनाडु का ये हिस्सा और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का हिस्सा बोला जाता है कोरोमंडल तट, और उड़ीसा वाला हिस्सा बोला जाता है उत्तरी सरकार। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि आखिर मानसून आता कैसे है। ठीक। कैसे आता है मानसून? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पूरे ग्लोब को लेते हैं। ये हमारा पूरा ग्लोब है। ठीक है। तो ग्लोब में हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्यों कहते हैं कि 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक जाने में और 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव जाने में अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, इसलिए ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ये जब हम देशांतर अक्षांश पढ़ेंगे तो वहां आपको डिटेल से बताएंगे। सिर्फ यहाँ ये समझिए कि ये हमारा भूमध्य रेखा है, इसके इधर उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके इधर दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर सब का सब उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे ये सारा हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक, चलिए समझते हैं। फेरल नामक एक वैज्ञानिक ने एक हवाओं पे एक मतलब थ्योरी लिखा था। उन्होंने एक बल कहा था कि पृथ्वी पे, यानी कि पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पे एक बल काम करता है जिसको कोरियालिस बल कहते हैं। कौन सा बल? कोरियालिस बल। और यह कोरियालिस बल, फेरल ने कहा कि जब हवाएं यानी भूमध्य रेखा से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं तो अपनी दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। किस तरफ? दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। और जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध से जब भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तब ये हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखिए, जब दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं तो ये किस ओर मुड़ जाती हैं? बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और जब उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं तब ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही गया तो दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। और दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो बाईं ओर मुड़ जाएगा, इधर। समझ में आ गया? अच्छा, अब समझते हैं कि यह मानसून आता कैसे है। ध्यान से समझिएगा। ये हमारा जो रेखा है भूमध्य रेखा, इसके ठीक 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग ट्रैफिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। बस इतना याद रखिए, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये तीन तो आपको याद होगा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा के ऊपर समझिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के नीचे समझिए मकर रेखा। ये समझ में आ गया? जो सूर्य है वो सूर्य का जो लंबवत चमक होता है वह कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच ही होता है। कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच होता है। तो कभी कभी यह पहुंच जाता है कर्क रेखा पे, फिर आ जाता है मकर रेखा पे, कभी कभी कर्क रेखा पे, फिर मकर रेखा पे। तो सूर्य जैसे मान लीजिए कि मार्च के महीने में यह कहां रहता है? भूमध्य रेखा पर रहेगा। ठीक, तो मार्च के महीने में 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर रहेगा। फिर मार्च से जाना शुरू करेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यह जून में पहुंच जाएगा कर्क रेखा पर 21 जून को। तो इस समय जब ये जून में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमकेंगी तो इधर का उत्तरी गोलार्ध का तापमान हॉट हो जाएगा। ठीक है, और इसका वायु जो हो जाएगा निम्न वायु दाब हो जाएगा। निम्न वायु दाब यानी लो प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। कब? जब जून के महीने में ये उत्तरी गोलार्ध में होगा। उसी के विपरीत जब यहाँ हॉट होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड हो जाएगा यानी ठंडा रहेगा। और यहाँ पे वायु दाब जो होगा वो उच्च वायु दाब होगा, उच्च वायु दाब हो जाएगा। और यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। ध्यान से समझिए, जब सूर्य यहां से 21 मार्च से यहां से चलना शुरू किया उत्तरी गोलार्ध में, तो जैसे उत्तरी गोलार्ध में पहुंचा तो लास्ट ये रुकेगा कहां पे? कर्क रेखा पे। और यह 21 जून जो होगा वह क्या होगा? कर्क रेखा पे जाएगा। और 21 जून को जब ये कर्क रेखा पे पहुंचेगा तो इधर का सारा वायुमंडल कैसा हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। गर्मी ज्यादा होगा तो हवाएं सूख जाएंगी, यानी उसमें जो वायु होता है, वायु में जो नमी होता है वो सब सूख जाएगा। तो यहाँ पे जब कोई चीज सूखेगा तो हवाएं सूख के ऊपर की तरफ चली जाती हैं, यानी अपने जगह को, नीचे की जगह को खाली कर देती हैं। तो उसी समय जहां हाई प्रेशर होता है, यानी जहां पे वायु में नमी होता है वहां प्रेशर होता है। तो जब प्रेशर होता है तो जहां जो चीज खाली पाएगा उसको भरने के लिए उच्च वायुदाब हमेशा निम्न वायुदाब की ओर जाएगा। तो यहाँ की हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाना शुरू हो जाएंगी। तो फेरल के नियम के अनुसार जैसे ही यह भूमध्य रेखा के ऊपर जाएगी हवा निम्न वायुदाब को पूरा करने के लिए, वैसे ही यह किधर घूम जाएगी? दाहिनी ओर घूम जाएगी। तो इधर घूमेगी तो यहाँ जाएगी तो हवाएं इधर की तरफ घूमेंगी। तो ये भारत के आप देखे होंगे कि यह केरल वाले तट पे आके सबसे पहले मानसून जो है वो कहाँ आता है? केरल के तट पे आता है। कब आता है? जून के फर्स्ट सप्ताह में 5 जून तक या 6 जून तक वो केरल के तट पे आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया। फिर जैसे जैसे
इधर से 21 जून हो गया। अब 21 जून से फिर ये वापस लौटेगा, तो 21 जून से जैसे वापस लौटेगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर को ये फिर भूमध्य रेखा पर आएगा। ठीक, अब भूमध्य रेखा से जैसे फिर इधर आएगा तो 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर आ जाएगा। अब जैसे ये मकर रेखा पर आएगा वैसे ही इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, इधर का वायु कैसा हो जाएगा, निम्न वायु दाब हो जाएगा, निम्न वायु दाब हो जाएगा, यानी यहाँ का लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, यानी यहाँ कोल्ड पड़ेगा और यहाँ पे हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ये समझना है, ये क्रिया चलती रहती है, समझना है। तो थेरल के नियम के अनुसार जब भूमध्य रेखा से ऊपर हवाएं जाती हैं तो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं और ये आ जाएंगी भारत के तरफ। देखिए ये इधर दाहिने मुड़ेगी, भारत की तरफ आ जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं भारत में कितना वर्षा कौन सा मानसून कराता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून 80% भारत में वर्षा कराती है, लौटता हुआ मानसून 17% बारिश कराता है और पश्चिमी विक्षोभ यानी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में 3% वर्षा होता है और टोटल भारत में 100% हो गया। अभी इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, सबसे पहले समझते हैं सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो केरल में होता है। केरल ना पूछ के दे तो मालाबार तट आप कहिएगा। ठीक है, अच्छा कम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह में होता है। ये आपका लेह है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, बाद में वर्षा कहाँ होता है, तो बाद में वर्षा, सबसे बाद में वर्षा आपका पंजाब में होता है, ये बाद में होगा। ठीक, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूं बाद में, बाद में वर्षा, बाद में वर्षा कहां पे, पंजाब में। और सबसे कम बारिश कहां होगा, कम वर्षा, कम वर्षा होगा लेह लद्दाख में। कहां पे, लेह लद्दाख में। फिर कह रहा है कि बहुत ज्यादा वर्षा, तो बहुत ज्यादा वर्षा आपका यहां पे होता है खासी वाले पे, खासी पर्वत पे, मासिन राम, मासिन राम। समझ में आ गया। अब कैसे होता है इसको हम लोग अभी जानेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भूमध्य रेखा से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं तो ये अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। तो जैसे दाहिनी तरफ मुड़ेगा तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून समझते ना, ये अगर दिशा है तो ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पश्चिम है, तो इधर ही से आ रहा है। देखिए ये इधर से ही आ रहा है, तो यानी हवाएं इधर से आएंगी, तो इसे हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये पश्चिम है, ये दक्षिण की तरफ ही है, तो दक्षिण पश्चिम इसको बोलेंगे, इसको दक्षिण पूरब बोलेंगे। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ से आती हैं और ऐसे आएंगी मानसून लिए हुए। अब मानसून का मतलब ऐसा बादल जो अपने साथ क्या लिए हुए हो, नमी लिया हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मानसून। क्या कहते हैं, मानसून। अब देखिए ये मानसून आ रहा है, और कौन सा मानसून है बाबू, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून। ठीक, इधर से आ रही हैं। सबसे पहले ये आएंगी यहां पे भारत के दक्षिण में, तो ये हमारा यहां से गोवा से लेके यहां तक हमारा मालाबार तट है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आएंगी और ये केरल में टकराएंगी। कहां टकराएंगी, केरल में टकराएंगी। तो ये मानसून जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसकी दो शाखाएं हैं। एक को कहलाता है अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा। ठीक है, पहले नंबर पे। और दूसरा यहीं से एक शाखा इधर की तरफ जाता है, इधर की तरफ, इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, ये दूसरे नंबर पर है। तो सबसे पहले हम लोग अरब सागरी शाखा को पढ़ेंगे, फिर इसको देखेंगे और फिर लौटता हुआ मानसून देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून में दो शाखाएं विभाजित हो जाती है। एक जाता है इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ ऐसे, और एक जो है ये मालाबार तट पे टकराता है। ठीक, तो कब आता है बाबू, तो जून के महीने में आता है। कब, जून के महीने में फर्स्ट वीक में आता है, यानी 5 जून कह लीजिए, 5 से 7 जून कह लीजिए, ये आ जाएगा केरल पे टकराएगा। और ये जब बादल आता है तो इसमें नमी खूब होता है, तो केरल में आएगा, टकराएगा। कहां टकराएगा, नीलगिरी पर्वत से टकराएगा, अन्नामलाई से टकराएगा और कार्डेमम से टकराएगा। और टकरा के यहाँ पे केरल वाले राज्य में यहाँ पे खूब भयानक वर्षा कराएगा, एकदम मूसलाधार बारिश कराएगा। जबकि केरल के जस्ट उस बगल, यानी कि नीलगिरी पर्वत के उस बगल और अन्नामलाई के उस बगल और कार्डेमम के उस बगल, यहाँ पे वर्षा नहीं होगा। तमिलनाडु में यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसे हम कहते हैं रेन साइडो जोन, रेन साइडो जोन कहा जाता है। यहाँ पे बारिश नहीं होगा, ये वृष्टि छाया प्रदेश है। यानी पर्वत है, जैसे मान लीजिए पर्वत है, इधर से आ गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि अन्नामलाई है और अरे नीलगिरी है, अन्नामलाई और कार्डेमम है, ये मान लीजिए कार्डेमम। इधर से आएगा तो यहाँ टकराएगा और हवाएं ऊपर जाएंगी और यहाँ पे मतलब बाउंडर बनाएंगी और यहीं पे बारिश करा देंगी। तो इस हिस्से में बारिश कराएंगी, लेकिन इस हिस्से में बारिश नहीं कराएंगी, पर्वत के उस ढाल पे बारिश नहीं कराएंगी। इसीलिए तमिलनाडु में तब बारिश नहीं उतना होता है, लेकिन इस वाले हिस्से में भयंकर बारिश होता है। यानी केरल के इस जिस बगल मतलब ढाल है पर्वत का, इधर खूब बारिश होगा। तो इसे कहते हैं पवनाभिमुख। क्या कहते हैं? पवनाभिमुख। और उसके उधर वाले भाग जिधर बारिश नहीं होता है उसे हम कहते हैं रेड साइडो जोन, रेड साइडो जोन या वृष्टि छाया प्रदेश या पवना विमुख। विमुख मतलब विमुख हो जाए, मतलब वहां बारिश ना हो। तो पवना विमुख वृष्टि छाया प्रदेश या रेल साइडो जोन। तो ये समझ में आ गया? तो इधर बारिश कराएगा। अब ये मानसून जो है ये क्या करेगा? ये तुरंत ऐसे टकराएगा मालाबार तट से। तो इधर जैसे ये देख रहे हैं पर्वत, ये पर्वतों से टकरा टकरा के यहाँ खूब भयंकर बारिश कराएगा। कहां तक? कोंकण तट तक, ठीक है। ये इधर की तरफ बढ़ना चाहेगा तब तक फिर पर्वत आ जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर पर्वत। यहाँ पे खूब बारिश कराता है, यहाँ पे मूसलाधार बारिश होता है। इसलिए यहाँ की मिट्टी ऊपर की पतली परत खत्म हो जाती है और मिट्टी यहाँ की लैटराइट मिट्टी हो जाती है मूसलाधार बारिश के कारण। इसलिए केरल में आप देखे होंगे कि चाय की खेती और मसाले की खेती और काजू की खेती, यानी मसालों का बागान कहा जाता है, यहाँ पे खूब बढ़िया होता है। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? लैटराइट मिट्टी होती है। जबकि ठीक इसके विपरीत दिशा में पवना विमुख ढाल होता है, यानी पवना विमुख क्षेत्र होगा या वृष्टि छाया प्रदेश होगा या रेन साइडो जोन होगा। यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होगा, छोटा मोटा बारिश होगा। इसीलिए देखेंगे महाराष्ट्र का विदर्भ वाला जो क्षेत्र है इधर का, यहाँ पे किसान आत्महत्या कर लेता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत के इधर आपका जो है बुंदेलखंड है, यहाँ पे हमेशा जो है क्या पड़ा रहता है? सूखा पड़ा रहता है। वहां भी किसान आत्महत्या कर लेता है। किस प्रदेश में आता है? वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। समझ आ गया? अब देखिए जैसे जैसे ये टकराएगा, पश्चिमी घाट से टकराकर खूब बारिश कराएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टकराएगा, फिर बारिश कराएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये जैसे गुजरात में आएगा 3 शाखाओं में बट जाएगा। एक शाखा चला जाएगा गिर पर्वत इधर की तरफ, एक शाखा चला जाएगा अरावली पर्वत की ओर, एक शाखा किधर चला जाएगा? कलर मैं बदल दे रहा हूं क्योंकि नीला नीला आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जैसे जाएगा तो एक शाखा चला जाएगा गिर पर्वत की ओर, एक शाखा चला जाएगा नर्मदा घाटी की तरफ और एक चला जाएगा अरावली पर्वत की तरफ। तो सबसे पहले गिर पर्वत की ओर देखते हैं। जैसे ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो ये आते आते यहाँ खूब बारिश कराते हुए आगे जाता है गुजरात में। ये गिर पर्वत है, तो गिर पर्वत से टकराएगा और इस वाले हिस्सा पे खूब बारिश कराएगा, यहाँ पे खूब बारिश कराएगा, खूब भयानक बारिश कराएगा, ठीक। लेकिन इधर वृष्टि छाया प्रदेश होगा, रेड साइडो जोन होगा, तो ये कच्छ के रण में सौराष्ट्र में तो बारिश कराएगा। पूछेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से गुजरात के किस हिस्से में बारिश होता है? सौराष्ट्र में होता है, कच्छ में बारिश नहीं होता। तो कच्छ के खाड़ी में बारिश नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि वो रेड साइडो जोन है, ठीक। ये यहाँ बारिश करा देगा। अब दूसरी शाखा देखते हैं नर्मदा नदी में। तो नर्मदा नदी जो बीच में बहती है, ऐसे अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, और ये जाके गिरती है कहां पे? गुजरात में, ऐसे जाके अरब सागर में गिर जाती है, एस्चुरी बनाते हुए, गार्ज बनाते हुए। ये नर्मदा नदी मतलब बारिश के समय में इसको दबंग नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक तो गिर पर्वत से जाके बारिश करा, दूसरा इधर घुस गया। इधर जाएगा तो इधर देख रहा है, जैसे जाएगा तो विंध्याचल से टकराएगा, खूब बारिश कराएगा, फिर घूमेगा तो इधर सतपुरा से टकराएगा, खूब बारिश कराएगा, फिर घूमेगा विंध्याचल से टकराएगा, खूब बारिश कराएगा, फिर घूमेगा, कहीं निकलना चाहेगा नहीं निकल पाएगा, फंस जाता है इसी में, फिर इधर जाएगा मैकाल पर्वत से टकरा जाएगा। तो इसमें फंस के बादल इतना बारिश कराता है कि नर्मदा नदी में पूरा भयंकर बाढ़ आ जाता है, खूब भयानक। इसीलिए इसको दबंग नदी के नाम से जाना जाता है। अब दो चीज यहां समझिए कि जैसे नर्मदा नदी में जाएगा घाटी में, तो ये इस वाले हिस्से में तो खूब बारिश कराएगा, यानी विंध्याचल पर्वत के इधर वाले हिस्से में खूब बारिश कराएगा। लेकिन विंध्याचल के उस वाले हिस्से में, ऊपरी हिस्से में यह बारिश कम कराएगा। इसको वृष्टि छाया प्रदेश या रेन साइडो जोन बोलेंगे।
जबकि यही सतपुड़ा के आंतरिक हिस्सों में बारिश खूब कराएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लेकिन इस वाले हिस्से में वह वर्षा कराने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश है। तो यहाँ पे खूब बारिश करेगा, थोड़ा बहुत बारिश इधर से निकल के करा देता है, छत्तीसगढ़ और में करा देता है। अब समझते हैं राजस्थान वाले एरिया में, एक शाखा गिर वाला समझ गए, एक इधर का समझ गए। अब ये सीधे जाएगा कहां पे, राजस्थान में। तो राजस्थान में अरावली पर्वत है, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत। इसका सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर। अब ये जिधर हवा जा रहा है, जिधर मानसून जा रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसी के समानांतर ये पहाड़ भी है, यानी ऐसे हवा जा रहा है ऐसे ही पहाड़ है। तो यह पर्वत, अरावली पर्वत, ही इन मानसून को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोक नहीं पाती है, यानी इसको रोक नहीं पाती है क्योंकि इसके समानांतर है, जैसे दीवार है, ऐसे दीवार है। अब इधर से हवा बह रहा है तो दीवार ज्यादा नहीं रोक पाएगा, ऐसे निकल जाएगा हवा। लेकिन हवा इधर से जा रहा है और दीवार ऐसे है तो वो दीवार रोक देगा और हवा को ऊपर चढ़ा देगा, जबकि यह यहाँ पे नहीं चढ़ा पाती क्योंकि इसी के समानांतर यह बहती है। तो गुरु शिखर से थोड़ा बहुत टकराएगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून और गुरु शिखर के आसपास थोड़ा सा वर्षा कराएगी और ये आगे निकल लेगी दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली में आएगी तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, रायसीना की पहाड़ी है, वो बहुत अधिक वर्षा नहीं करा पाती और डायरेक्ट भाग जाती है कहां पर, ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जाएगी और उत्तराखंड में विशाल विशाल पर्वत हैं और यहाँ पे झमाझम बारिश कराएगा। एक बादल आया लड़ा हड़ाक से, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। यहाँ पे खूब सारा बारिश, मूसलाधार बारिश होता है कई बादलों से। तो कहा जाता है कि उत्तराखंड में बादल फट गया, ठीक है। और यहाँ पर ये बारिश करा के और फिर दिल्ली की तरफ लौट रहा होता है और ये दिल्ली में अभी ये बादल मड़रा रहा होता है, रुका रहता है, ठीक। तो ये हो गया अरब सागरी वाला शाखा। अब दूसरा समझते हैं बंगाल की शाखा वाला। अब बंगाल की शाखा में जैसे मानसून जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसको बीच में कोई रुकावट नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा। देखिए कोई रुकावट है नहीं है, यहाँ तो ये भी रोक दे रहा था, ये भी रोक दिया, ये रोका, ये रोका, ये रोका, ये रोका, लेकिन यहाँ कोई रुकावट नहीं। ये धड़ाक से जाएगा कहां पे, एक पहुंचेगा मानसून कहां पे, दक्षिणी पश्चिमी मेघालय में, और एक जो यहां से रास्ता पाएगा तो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक। और एक यहां से टकरा के फिर इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक। और एक इसके ऊपर से होते हुए घुस जाएगा इधर की तरफ, ठीक। तो ध्यान से समझिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर से गया, तीन शाखाओं में बट गया। एक राजमहल की पहाड़ी से होते हुए उत्तर भारत की तरफ, और एक गारो से टकराकर अपना डायरेक्शन मोड़ लेता है इधर नेपाल की तरफ, और एक जो घुस जाता है कहां पे, मेघालय में, और गारो खासी जयंतिया के बीच में फंस जाता है मानसून, इधर से टकराएगा, उधर से टकराएगा, उधर से टकराएगा। और इस वाले हिस्से पे यहां पर है आपका कौन सा, मासिनराम। पहले चेरापूंजी में अधिक होता था, उसी के बगल में मासिनराम है, और यहाँ पे खूब बारिश कराएगा। और एक शाखा इधर से घुसते हुए इधर से भी पहुंचेगा, और इसके ऊपर से जाने वाली छोटी पहाड़ियां पहुंच के कहां पहुंच जाएंगे, डाफला, अभी, मिसमी, पटकाई, इसके बीच में फंस जाएंगे और असम में खूब बारिश कराएंगे। और इधर आपके मानसरोवर झील से निकल के आता है ब्रह्मपुत्र नदी, और उसी बारिश के समय में यह खूब भयानक जो है असम के एरिया में भयानक बाढ़ ला देता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बारिश होगा, और यहाँ से डायरेक्शन राजमहल की पहाड़ी से इधर मुड़ गया, गारो से इधर मुड़ गया, और इधर जाने के बाद फिर इधर मुड़ गया। अब ये आते हैं उत्तर भारत में, नेपाल के पहाड़ों से टकराएंगे और उत्तर भारत में खूब भयानक वर्षा करेंगे। बिहार में भयानक और उत्तर प्रदेश में। फिर ये धीरे धीरे जैसे जाएंगे तो दिल्ली में कौन रुका हुआ था, इधर से उत्तराखंड से बारिश करा के वापस लौट रहा था, तब तक यह मानसून पहुंच जाता है और ये क्या करता है, इसको ढकेल के ऊपर की तरफ ले जाता है। और सबसे लास्ट में वर्षा कहां पे कराता है, पंजाब में। पंजाब में कराने के बाद एक शाखा इधर की तरफ जाता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश होने के नाते लद्दाख में यह सबसे कम बारिश कराता है और फिर मौसम लौट आता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ गया है तो इसी रास्ते ये वापस लौट के इधर चला जाएगा, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगा। और ये शाखा इधर से आया है, इधर जैसे आएगा तो राजमहल की पहाड़ी से टकराएगा, और राजमहल की पहाड़ी इसको क्या कर देगा, इधर डायरेक्शन कर देगा, और लौटता हुआ मानसून अब आएगा। तो आते वक्त इसको रास्ते में कौन मिलेगा, अब ये मिलेगा आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई और काडेमम अब ठीक इसके सामने आ जाएंगे। और यहाँ पर ठंडी के समय में
यानी जून में 5 जून को मानसून आ जाता है, 15 जुलाई को पूरे भारत में फैल जाता है और जनवरी के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में ये लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट पर खूब भयानक वर्षा कराता है। इसके बाद उड़ीसा में यहाँ पे चक्रवात ला देता है, खूब भयानक चक्रवात आता है, जैसे हुदहुद हुदहुद नहीं, हुदहुद करके आया था। और ये आपका आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ भी चक्रवात से प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद यह जनवरी और दिसंबर और जनवरी के महीने में खूब भयानक वर्षा कराता है, मूसलाधार बारिश कराता है। तब उस समय केरल में बारिश नहीं होता है, क्योंकि तब उस समय अब पर्वत के इस ढाल पे लौटता हुआ मानसून टकराया है, लेकिन इस ढाल पे क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है, तो यहाँ बारिश नहीं होगा। और बारिश कराने के बाद ये मौसम फिर वापस चला जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में जाने के बाद ये बाईं ओर मुड़ जाता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और लौटता हुआ मानसून। यानी 80% वाला वर्षा हम लोग पढ़ चुके हैं और 17% वर्षा जो होता है लौटते हुए मानसून से होता है, इसको भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो 3% बारिश होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे है ना अरब भूमध्य सागर है, इसके बीच से एक हवा चलती है जो लगभग 200 किलोमीटर की स्पीड से चलती है पश्चिम से इधर की तरफ, उसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यानी हवाई जहाजों को भी वो क्या कर देता है, स्पीड बढ़ने में रोक देता है, इतनी तेज हवा होती है और ये हवा बहुत गर्म होती है। तो इधर आती है, तो ये अफगानिस्तान का एरिया यहाँ पर है सुलेमान पर्वत और पाकिस्तान, अरे हिंदकुश पर्वत, सॉरी हिंदकुश पर्वत, और पाकिस्तान में है सुलेमान पर्वत। तो यह हिंदकुश पर्वत बहुत बड़ा अफगानिस्तान में बहुत भयानक पहाड़ है सब। तो यहाँ पे टकराती है और खूब भयानक वर्षा करती है अफगानिस्तान के एरिया में, इधर खूब भयानक। और थोड़ा बहुत जो बादल होता है वो आ जाता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी बारिश होता है। और फिर सुलेमान पर्वत से टकराने के बाद बहुत थोड़ा सा मतलब मानसून जो है यह भारत की तरफ आता है और पंजाब के एरिया में यह बारिश करता है और ये बारिश ज्यादा नहीं करता है, झीप झाप करता है। उस समय जनवरी के महीने में यहाँ गेहूं बोया रहता है, तो ये गेहूं के फसल के लिए कहा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ का जो जेट स्ट्रीम से वर्षा होती है वो पंजाब के गेहूं के लिए टानिक का काम करती है और धीरे धीरे ये यूपी में आती है। तो आप देखे होंगे कि खिचड़ी उचड़ी के समय यहाँ पर यूपी में खूब वर्षा कराती है और बिहार तक जाते जाते ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी जनवरी के महीने में जो वर्षा होती है इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण वो पंजाब में पहले आती है, फिर यूपी में आती है और फिर जो है बिहार में जाते जाते खत्म हो जाती है। इसी के समय पंजाब में एक कम वर्षा कराती है, भारत की अपेक्षा यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अफगानिस्तान में बहुत भयानक वर्षा करती है, जिसके कारण यहाँ गेहूं की फसल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए अफगानिस्तान भारत से क्या मंगाता है, गेहूं मंगाता है, जो कि पाकिस्तान कहता है कि मेरे ट्रक से जाएगा। कहा मेरे ट्रक से जाएगा भाई, भारत दे रहा है तो हमारे ट्रक से जाएगा। तो ये 3% वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।